Hello students, now let's take up chapter 6 topic DNA fingerprinting. Now in this technique we have to discuss basis of the technique. DNA fingerprinting technique का नेम सबको पता ही है. ये टेक्निक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत यूज़ करते हैं टू कैच द कल्प्रिट्स. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का बेसिस क्या है? नाउ इन दिस टेक्निक वी नो कि ह्यूमंस में जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज़ 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स. अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है इसमें 99.9% डीएनए हर ह्यूमन में सेम है, चाहे कोई पर्सन यूरोप में रहता है, एशिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन. अगर हम किसी भी दो ह्यूमन बींग्स का डीएनए कंपेयर कर रहे हैं तो 99.9% डीएनए सब में कॉमन है. तो अगर हमें कोई ऐसा मेथड टेक्निक हमें यूज़ करनी है जिसमें हम दो लोगों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वी ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू पीपल, तो जो डीएनए सब में कॉमन है उसको यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है. तो जो 0.1 डीएनए सब में डिफरेंट है हम उसको यूज़ करते हैं फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन टू पीपल. तो ये जो 0.1% है देखने में तो लगेगा बहुत कम है, लेकिन अगर आप इस नंबर का 0.1% निकाल रहे हो देन इट विल कम आउट टू बी 3 × 10⁻⁶, यानी कि वो 30 लैक्स आ जाता है. 30 लैक्स इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर. ओके, तो ये जो डीएनए, ये जो बेस पेयर्स हैं जो सब में डिफरेंट है, हम सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. जो 99.9% सब में कॉमन है वी आर नॉट टारगेटिंग दैट पार्ट. ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सो यू शुड बी एबल टू से कि जो डीएनए सब में कॉमन है 99.9% वो हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टारगेटिंग द 0.1% डीएनए विच इज़ डिफरेंट. उसके बाद नाउ लेट्स सी कि ये वाला है आपका रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए. अब ये जो रेपिटेटिव डीएनए है अभी हमने चैप्टर 6 में बिकॉज हम ऑपोजिट सीक्वेंस में कर रहे हैं तो अभी हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा है. जो भी ह्यूमन डीएनए है उसका मेजर पार्ट जो होता है वो रेपिटेटिव डीएनए. रेपिटेटिव डीएनए मीन्स डीएनए की कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, मे बी 10 बेस पेयर की हो सकती हैं, 20 30, वो मैनी दे आर रिपीटेड मैनी टाइम्स. सो दिस टाइप ऑफ डीएनए विल बी नोन एज रेपिटेटिव डीएनए. तो जब भी हम किसी सेल से या ह्यूमंस के किसी भी सेल सैंपल से डीएनए आइसोलेट करते हैं और उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं मीन्स वी आर मूविंग इट एट अ वेरी हाई स्पीड, तो जो हमारा मेन डीएनए है वो एक सेपरेट पीक बनाता है. दिस इज़ द मेन डीएनए. सेंट्रीफिकेशन ट्यूब जब हम कर रहे हैं दिस इज़ आर मेन डीएनए. और जो रेपिटेटिव डीएनए है उसके छोटे छोटे ऐसे सैटेलाइट्स फॉर्म में वो अलग प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ऐसा अपीयर होता है कि जैसे आपका जो मेन डीएनए, वी ऑल नो कि अर्थ का सैटेलाइट है मून, और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ये ऐसे अपीयर होगा जैसे ये मेन डीएनए इमेजिन करो अर्थ है या कोई लार्जर बॉडी है और ये इसके सैटेलाइट्स हैं जिसके अराउंड वो मूव कर रहे हैं. तो इसीलिए इनका जो नेम है दे हैव ऑल्सो बीन गिवन द नेम ऑफ सैटेलाइट डीएनए. तो रेपिटेटिव डीएनए को ही सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं. ये नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो जो repetitive DNA है it appears as if it is revolving around the main DNA as a satellite. तो we have these terms also for this. Then we have to discuss कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से टिश्यू सैम्पल्स ले सकते हैं. जैसे कोई भी क्राइम सीन है वहाँ से हमें लेट्स से कि ब्लड ड्रॉप्स मिली हैं, अगर आपको 4 to 5 ब्लड ड्रॉप्स से मिल जाएंगी तो वो सफिशेंट है, भले ही वो ब्लड ड्राई हो गया हो तब भी हम उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हमने बायोटेक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है. अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी मिल जाएगा तो हम पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो ब्लड ड्रॉप्स एक सैम्पल है जो अगर हमें क्राइम सीन से मिल रहा है या अगर हमें पर्सन का अवेलेबल है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं. देन हेयर फॉलिकल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा ना जब बाल झड़ते हैं, जो भी आपका हेयर है उसके बेस पे कुछ वाइट वाइट पैचेस जैसा नज़र आता है. तो ये हमारी सेल्स होती हैं जो हेयर्स के बेस पे प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स आर कंटेनिंग डीएनए. तो अगर हम इन सेल्स, अगर हमें 3 4 हेयर फॉलिकल्स भी मिल जाते हैं क्राइम सीन से तो उस सेल से हम जो डीएनए निकालेंगे उसका अमाउंट बहुत कम है, बट पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं एंड देन वी कैन डू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. देन बोन अगर अवेलेबल है तो बोन से भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सलाइवा से भी कर सकते हैं, स्पर्म सैंपल से भी कर सकते हैं. सो वी कैन टेक लिटरली एनी पार्ट, एनी टिश्यू एंड वी कैन डू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सिर्फ एक ही ऐसी सेल है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ह्यूमन बॉडी की यूज़ नहीं कर सकते,
एंड दैट हैज़ टू बी रेड ब्लड सेल. वी नो रेड ब्लड सेल जो इरिथ्रोसाइट है उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता. न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो डीएनए भी नहीं होगा. तो हम रेड ब्लड सेल्स को नहीं यूज़ कर सकते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. बट जो हमारे ब्लड में बाकी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेकिंग आउट द डीएनए एंड डूइंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. देन वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. जो अभी हमने पीछे टर्म डिस्कस की थी रेपिटेटिव डीएनए, उसी में दो टाइप के रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, तो प्लीज़ आप इसके एज इट इज़ नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में. दो टाइप के रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं. माइक्रो सैटेलाइट, अच्छा यहाँ पे भी माइक्रो लिख दिया मैंने, ये वाला है मिनी सैटेलाइट. ओके, एंड दिस वन इज़ माइक्रो सैटेलाइट. तो मिनी सैटेलाइट का मतलब है कि जिसमें डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं वो 15 से 50 बेस पेयर्स की होंगी. ओके, बेस पेयर्स तो आपको पता ही है, तो ये हमें मेंशन है कि जो सीक्वेंस है वो 15 से लेके 50 बेस पेयर्स की है और वो 1000 टाइम्स तक रिपीट हो सकती है. 1000 मैक्सिमम लिमिट है. मे बी हो सकता है 5 टाइम रिपीट हो, 20 टाइम रिपीट हो, 30 टाइम रिपीट हो, 500 हो या 1000 हो. तो 1000 उसकी मैक्सिमम लिमिट है और उसका साइज़ कितना है 15 टू 50 बेस पेयर. और इसी वाली सीक्वेंस में हमारा आता है VNTR, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. एंड वी यूज़ दिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो ये जो VNTR है ये मिनी सैटेलाइट का ही पार्ट है. सॉरी, ये माइक्रो नहीं है, ये मिनी है, मिनी सैटेलाइट का पार्ट है. और इसी सीक्वेंस को, ये एक्चुअली जो VNTR है ये जो 0.1% डीएनए सब में डिफरेंट होता है उसी के अंदर काउंट होता है. तो इसीलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट. मीन्स उसमें डीएनए की जो सीक्वेंस है, बेस पेयर्स कितने होते हैं, 15 से 50 बेस पेयर्स होंगे और वो इतने टाइम रिपीट होता है. तो इसकी जो फुल फॉर्म है VNTR की, दैट इज़ द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. अब वेरिएबल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसका नंबर है वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है. सेम पर्सन में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वैरी कर रहा है. टैंडम वर्ड एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन आफ्टर अनदर. ओके, वन आफ्टर अनदर. तो टैंडम रिपीट्स है, मतलब सीक्वेंसेस ऐसी हैं. अभी आगे डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एक के बाद दूसरी सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रही है. तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द VNTR सीक्वेंस. देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए विच इज़ कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट. आप मिनी और माइक्रो को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे इसमें जो सीक्वेंस है, बेस पेयर है, वो लेस देन 10 ही होगा और ये 10 to 100 टाइम रिपीट होता है. बट हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस सीक्वेंसेस को मोस्टली अवॉइड करते हैं. एंड जो मोस्ट प्रेफर्ड सीक्वेंस है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, दैट इज़ VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. उसके बाद जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करोगे तो उसमें एक टर्म मेंशन्ड है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. देखो, पॉली वर्ड का मतलब होता है, पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म. ऐसा डीएनए जो बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब जिस डीएनए में वेरिएशन है. सिंपल सा अगर हम बोलेंगे, अगर डीएनए के अंदर वेरिएशन शो हो रही है, वो बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, देन दैट विल बी नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, ये भी हमें हेल्प करता है. एक्चुअली VNTR जो होता है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही शो करता है. तो अगर हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया देखें कि हम कब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कंसीडर करेंगे, तो ह्यूमंस में जो टोटल डीएनए है उसका सिर्फ 2% डीएनए ऐसा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. डीएनए के एक्सप्रेस करने का मतलब है कि दिस डीएनए विल बी मेकिंग mRNA एंड फ्रॉम दिस mRNA प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड. और बाकी का जो 98% डीएनए है ह्यूमन का, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता, मतलब इट इज़ नॉट मेकिंग एनी प्रोटीन. बट प्रोटीन नहीं बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रहा. तो ये जो डीएनए है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, इसमें चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोटीन नहीं बना रहा. थोड़ा बहुत अगर इसमें चेंज भी हो जाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के ऊपर उसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट्स नहीं होता. तो क्योंकि इसमें चेंज ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. तो ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये जो हम VNTR यूज़ कर रहे हैं, ये प्लेंटी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. अब ये जो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर है, भले ही वो प्रोटीन ना बना रहा हो,
बट डीएनए के अगर अंदर है तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी होगा। तो ऐसा जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन। तो अगर मान लो कोई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, वीएनटीआर सीक्वेंस है, जैसे लेट्स से कि ATGCA सीक्वेंस है, और यहाँ पे एक बेस पेयर पे चेंज हो गया, सी के प्लेस पे लेट्स से कि यहाँ पे टी आ गया, तो ये आपका म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाता है बेस पेयर। तो और आपका ये जो म्यूटेशन हुई है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। तो ऐसे जो VNTR हैं या जो नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट है उसमें जो भी चेंज हो रहा है उसको हम टारगेट करते हैं ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर आइडेंटिफाइंग द कंसर्न पर्सन। अब इसके हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला जो स्टेप है कि वी हैव टू आइसोलेट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पर्सन का नाम पता होना चाहिए जिस पर्सन ने इस टेक्निक को सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो यूके ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे एलेक जैफरी, उन्होंने इस टेक्निक को स्टार्ट किया था एंड दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट टाइम उनका ये आइडिया था कि जो डीएनए वीएनटीआर है जो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वेरिएशन शो करता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अ गिवन पर्सन। सो ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट इंडिया में ये जो टेक्निक है, जो बच्चे नीट वगैरह एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लालजी सिंह, जो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे, वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो वहाँ से CCMB चले गए। CCMB जो है वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जेनेटिक्स के लिए। ओके, जिस ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। CCMB इज सिचुएटेड इन द हैदराबाद एंड इट्स फुल फॉर्म इज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो हमारा CCMB है ये वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में काउंट होता है जेनेटिक्स के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे ये काम करते थे डॉक्टर लालजी सिंह। इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने स्नेक्स वगैरह से प्रोब बनाए थे। खैर वो तो बहुत हायर लेवल की चीज़ हो गई, बट आप इतना माइंड में रख सकते हो दैट ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन CCMB हैदराबाद। सो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में MCQ में आता है क्वेश्चन कि कौन से साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वाइड सबसे पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट की है। सो यू मस्ट नो द नेम, दैट पर्सन इज एलेक जैफरी। अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इट्स एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। ओके, इसको करने में टाइम भी बहुत लगता है, मनी भी बहुत स्पेंड होता है। एक अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंट रन करना है, ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको रन करना है तो उस केस में सिंगल टाइम इसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ से लेके 30,000 तक वैरी करती है। आप किस टाइप के लैब में कर रहे हो, किस टाइप के आप इसमें केमिकल्स या प्रोब या एंजाइम यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस वैरी करता है। बट ये 10,000 से लेके 30,000 इसकी कॉस्ट है फॉर 1 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। पूरा रिपोर्ट वगैरह आने में, तैयार होने में 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं, कई बार तो 7 डेज़ भी लग जाते हैं। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। when I was doing my MSc, हमने भी MSc में किया है ये ड्यूरिंग माई मास्टर्स। और इसको जब हम लैब में करते थे तो हम मॉर्निंग में सुबह 9 o'clock स्टार्ट करते थे, शाम में 6-7 बज जाते थे, और कम से कम मेरे ख्याल से हमने 5 दिन किया था। एंड ऑन द 6th डे वी गॉट आर रिजल्ट। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बायोटेक चैप्टर हम कर चुके हैं, हमें पता है कि हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं ईजिली, आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया है। तो हम ह्यूमन सेल से डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। मे बी हेयर फॉलिकल है तो हेयर फॉलिकल से कर सकते हैं, या ब्लड है या सलाइवा है। जैसे कई बार होता है ना, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा जो आते हैं CID टाइप के सीरियल्स, कि अगर किसी ने ग्लास से कोई पानी लेके पिया है तो सलाइवा ग्लास के ऊपर स्टिक कर जाता है, वहाँ से भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निक इतनी एडवांस्ड है, वी हैव द PCR मशीन। अगर हमें छोटा सा भी डीएनए अमाउंट का सैंपल मिलेगा तो हम उसका अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें जो डीएनए है उसको आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। जो भी हमें सैंपल मिला है क्राइम सीन से या जिस भी कंसर्न पर्सन का है, फ्रॉम दैट वी विल बी आइसोलेटिंग द डीएनए। स्टेप्स आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें
उसमें प्लाज्मा, ह्यूमन्स के केस में कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, सो वी नीड नॉट ऐड एनी सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम रिमूव करेंगे, फिर आरएनएज एंजाइम डालते हैं आरएनए रिमूव करने के लिए, प्रोटीनेज एंजाइम डालेंगे प्रोटीनेज रिमूव करने के लिए, उसके बाद उसमें चिल्ड एथेनॉल डाल देते हैं फॉर सेपरेटिंग द डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में ही कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप डालना पड़ता है, फिर उसको इंक्यूबेट करके रखना पड़ता है, फिर दोबारा आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। तो अगर आप ह्यूमन सैंपल से डीएनए आइसोलेशन कर रहे हो तो 6 to 7 आवर्स तो ईजीली लग जाते हैं। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डाइजेशन वर्ड का मतलब बुक में ही मार्क करके लिख लेना, कटिंग, कि जो हमारा डीएनए है हम उसको स्मॉल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम बायोटेक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिजर्स ऑफ द डीएनए है, इसको यूज़ करके हम डीएनए को कट कर सकते हैं। तो डीएनए को हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्मॉल पीसेस में इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन डीएनए बहुत लार्ज है, हम उसको एट अ स्ट्रेच पूरा सिंगल लेके जो भी हमारे आगे के स्टेप्स हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड टू ब्रेक इट, वी नीड टू कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स विच आर द सिजर्स ऑफ डीएनए। ये ऑलरेडी हम बायोटेक यूनिट में पढ़ चुके हैं, आपने पूरा उसकी कटिंग साइट, कटिंग पैटर्न वो सब ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। देन वी हैव थर्ड स्टेप कि अब जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे पीसेस में कट हो चुके हैं, हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप बायोटेक में पढ़ चुके हो कि हमने जेल के ऐसे वेल बनाए, उसमें सारा सैंपल लोड किया, यहाँ पे हम पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का, यहाँ पे नेगेटिव एंड कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई है उसकी तरफ पॉजिटिव, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ डीएनए बीइंग नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड, और साइज़ के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जो जितना लार्ज है साइज़ में वो उतना कम मूव करेगा, जो जितना स्मॉल है साइज़ में वो उतना सबसे फारदेस्ट मूव करेगा। सो दे आर सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो डीएनए जो फ्रैगमेंट्स है साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, एंड दिस टेक्निक विल बी कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी हम बायोटेक चैप्टर में कर चुके हैं। देन वी हैव फोर्थ स्टेप that is transferring या blotting of separated DNA fragments to synthetic membrane such as nitrocellulose और nylon। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस ट्रे में हम करते हैं उसमें हम सोल्यूशन डालते हैं। तो ये ब्लॉटिंग वर्ड का मतलब आप अपनी बुक में लिख लेना। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि हम उसकी कार्बन कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज़ ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग का मतलब है कि हम उसकी कार्बन कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे एनसीईआरटी में स्टेप 4 और 5 के बीच में एक स्टेप मिसिंग है। जब हम ये कार्बन कॉपी बनाते हैं उससे पहले जो हमारा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्लेट है, अभी मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगी, उसमें हम एक बेसिक सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, हाई पीएच का बेसिक सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, ताकि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाए। वी नो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाएगा व्हेन वी आर एडिंग हाई पीएच। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रे है जिसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है उसके ऊपर हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन रख देते थे। ये प्रोसेस हम रात में करते थे, जैसे आज शाम को हमें लैब से निकलना है, नेक्स्ट डे हमें आके एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना है, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट के ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन रख देते थे उतने साइज़ की कट करके, उसके ऊपर पेपर वेट हम रख जाते थे। तो नाइट टाइम में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आपका कॉटन है, आपने कॉटन ऑयल में डाला, वो पूरा सोल्यूशन उसमें राइज करता है, ऐसे ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है जेल का सोल्यूशन जब इसमें राइज करेगा तो जहाँ पे भी हमारा जेल के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स थे उसी सेम जगह पे नायलॉन मेम्ब्रेन में सेम प्लेस पे डीएनए फ्रैगमेंट स्टिक हो जाएंगे, यानी उसकी कार्बन कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जेल की जो कार्बन कॉपी है वो प्रिपेयर हो जाती है। दिस स्टेप विल बी नोन एज ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग हम तब करेंगे जब हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया है, ताकि नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म्स में स्टिक हो जाएं, उसकी कार्बन कॉपी बन जाए। फिर नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में लैब में आते थे तो हम पेपर प्लेट्स वगैरह हटा के जो भी हमने पेपर वेट्स रखे हैं वो सब हम हटा देते थे, नायलॉन मेम्ब्रेन हम ले लेते थे। उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है बायोटेक चैप्टर में वी हैव डन कि जेल का कलर भी वाइट है, डीएनए का कलर भी वाइट है, वी हैव डन दी एक्टिविटी। तो हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, वहाँ पे तो हम इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करते थे। यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि अब हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इथीडियम ब्रोमाइड ना लेके अब हम ले रहे हैं वीएनटीआर प्रोब।
प्रोब वर्ड हम ऑलरेडी बायोटेक चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने पीसीआर पढ़ा था। प्रोब का मतलब होता है, वहाँ पे हमने टर्म यूज़ की थी, प्रोब से मिलती जुलती टर्म थी हमारी प्राइमर। यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रोब। एक्चुअली प्रोब वर्ड का मीनिंग है, जैसे लेट्स से ये हमारा पूरा डीएनए है और इस डीएनए में ये हमारे वीएनटीआर प्रेजेंट है। अभी आगे डायग्राम में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। दीज आर द वीएनटीआर्स। तो ऑलरेडी हमारा जो नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हम डालते हैं वीएनटीआर प्रोब। तो प्रोब का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। प्राइमर भी सिंगल स्टैंडर्ड होता था, आप रिकॉल करो, तो ये प्राइमर के जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम पूरा डीएनए सीक्वेंस कर चुके हैं ह्यूमंस का, अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो जो हमारा वीएनटीआर सीक्वेंस है उसके पहले वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट हमें पता है। इसके नंबर वैरी कर सकते हैं, हो सकता है किसी में ये 2 बार रिपीट हो, किसी में ये 10 टाइम्स रिपीट हो, किसी में 20 टाइम्स रिपीट हो, बट इसका शुरू का और लास्ट का पार्ट फिक्स्ड होता है। तो हम जहाँ पे ये वीएनटीआर सीक्वेंस स्टार्ट होती है, जैसे लेट्स से कि हम क्रोमोसोम नंबर, आपकी बुक का डायग्राम का ही ले लेते हैं, 7, क्रोमोसोम 7 के ऊपर का वीएनटीआर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी वीएनटीआर से पहले की सीक्वेंस है वो हमें ऑलरेडी पता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम बना लेते हैं अपने वीएनटीआर प्रोब में। ठीक है, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस है ATGC, ये सबसे सिंपलेस्ट सीक्वेंस होता है तो हम वही ले लेते हैं ATGC। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया थाइमीन, थाइमीन का हो गया एडेनाइन, देन C, देन G। तो ये हमने VNTR प्रोब बना लिया, इसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, मतलब हमने जितने भी इसमें नाइट्रोजन बेसिस लिए TA, ये सारे हमारे रेडियो एक्टिव हैं। अब ये VNTR प्रोब जहाँ पे ये सीक्वेंस होगी वहीं पे जाके बाइंड करता है। तो जो हमारा डीएनए 99.9% सब में सेम है, वहाँ पे नहीं बाइंड करेगा, जहाँ पे VNTR सीक्वेंस है वहाँ पे जाके बाइंड करता है। प्रोब वर्ड का मतलब होता है जो हमें कुछ चीज़ को फाइंड करने में हेल्प करता है। प्रोबिंग आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, प्रोब या प्रोबिंग। तो प्रोब मीन्स जो आपको किसी चीज़ को फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो VNTR प्रोब सिंगल स्टैंड डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, जो जहाँ पे भी VNTR सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। और जब ये जाके बाइंड कर जाएगा तो इस प्रोसेस का नेम होता है हाइब्रिडाइजेशन। आपकी बुक में जो पॉइंट नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन लिखा है उसका मीनिंग आप अपनी बुक्स में लिख लेना। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो गया, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसके साथ कर रहे हैं, VNTR प्रोब के साथ कर रहे हैं। VNTR प्रोब मतलब जहाँ पे VNTR सीक्वेंस प्रेजेंट है उससे पहले वाला जो पार्ट प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे भी VNTR प्रोब होगी नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर वो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 6, कि अब हमने ये जैसे देखो ये हमारी नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, इस टाइप से हम इसको देख लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर VNTR प्रोब डाल दिए, तो जिस भी फ्रैगमेंट के अंदर VNTR प्रोब होगा वहाँ पे जाके VNTR, जहाँ पे भी VNTR सीक्वेंस होगी वहाँ पे VNTR प्रोब बाइंड कर जाएगा। तो जो डीएनए सब में कॉमन है, जैसे मे बी ये वाला फ्रैगमेंट इसमें कोई VNTR नहीं है, ये 99.9% जो सब में कॉमन है, तो वो हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ये हमें नज़र नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पे भी हमारे VNTR प्रोब जाके जॉइन हो चुके हैं, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको देखेंगे तो सिर्फ हमें वही फ्रैगमेंट्स नज़र आएंगे, बाकी के फ्रैगमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। हमारा काम ईजी हो गया, क्योंकि जो सब में कॉमन है डीएनए उसको हम क्यों बार बार मैच करें, जो सबके अंदर डिफरेंट होता है वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। तो लास्ट स्टेप में व्हाट वी आर डूइंग इज कि VNTR प्रोब जहाँ पे भी बाइंड हुआ है उसको अब हम देखेंगे कैसे। तो ऑटो रेडियोग्राफी मशीन होती थी, मुझे याद है हम MSc लैब में करते थे, इट्स क्वाइट अ ह्यूज मशीन। उसके अंदर हम प्लेट लेते थे, एक प्लास्टिक की ट्रे, उसमें अपनी नाइलॉन मेम्ब्रेन डाल के मशीन में उसको हम प्लेस कर देते थे रबर ग्लव से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, आप इसको डायरेक्ट हैंड से नहीं टच कर सकते। और उस मशीन के साथ ही कंप्यूटर सीक्वेंस अटैच्ड होती है। तो जहाँ जहाँ पे भी VNTR प्रोब बाइंड कर चुका है वो एरिया आपका स्क्रीन पे पूरी नाइलॉन मेम्ब्रेन में जहाँ जहाँ पे भी वो बाइंड करा है वो पूरा शाइनी अपीयर हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करता है वो मशीन और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो जो भी हमारे स्ट्रैंड्स डीएनए के फ्रैगमेंट्स रेडियो एक्टिव VNTR से बाइंड करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, और उसको यूज़ करके फिर हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है वो हम कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हम ये करते कैसे हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है, एंड दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें अब बिल्कुल एज इट इज़ इस डायग्राम के थ्रू ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझेंगे। तो इसमें देखो वीएनटीआर का अब हमें कंसेप्ट समझना है। तो मैंने आपको वीएनटीआर बताया था, मिनी सैटेलाइट्स है, 15 से 50 बेस पेयर्स हैं इसकी, जो एक के बाद एक ही रिपीट होता है। पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। एक ही पर्सन में, जैसे ये लेट्स से ये पर्सन ए है, ओके, ये पर्सन बी है, इसके ये क्रोमोसोम 7 है। हमें पता है हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर भी उसका कॉपी नंबर डिफरेंट है। कॉपी नंबर मतलब कि वो कितने टाइम्स सीक्वेंस रिपीट हो रही है। जैसे अगर आप ऊपर वाला क्रोमोसोम देख रहे हो तो इसमें रेड कलर के 3 ब्लॉक्स बने, नीचे वाला जो क्रोमोसोम है उसमें रेड कलर के 4 ब्लॉक्स बने। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये डायग्राम रीड करोगे तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इन ब्लॉक्स का नंबर काउंट करके लिखना है। यहाँ पे 11 है, ये वाला आपका 9 है, यहाँ पे आपका 8 है। एक मिनट पहले मैं बुक से चेक कर लूँ। यस, ये वाला 8 है पर्सन बी में, सेकंड पर्सन में, और ये 7 टाइम रिपीट हो रहा है क्रोमोसोम 2 पे। ये जो एक येलो बॉक्स है, ये एक येलो बॉक्स एक वीएनटीआर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम वीएनटीआर इसीलिए है क्योंकि इसका नंबर वैरी कर रहा है, पर्स कि वो कितने टाइम रिपीट होगी कॉपी उसकी, वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इवन इन द सेम पर्सन। जैसे अगर हम क्रोमोसोम 7 को ही देख लें तो सेम पर्सन के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर भी उसका कॉपी नंबर जो है वो वैरी कर रहा है। बाई चांस की बात है, ये वाला क्रोमोसोम इसमें देखते हैं, इसमें भी 8 है और नीचे वाले में है आपका 7। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 16 में हम देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है एक बॉक्स, ये एक वीएनटीआर सीक्वेंस है। ऊपर वाले क्रोमोसोम में वो 5 टाइम्स है, नीचे वाले क्रोमोसोम में वो 10 टाइम्स है। यहाँ पे अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें 5 है, नीचे वाले में 2 है। तो आप ऐसे नंबर काउंट करके सबसे पहले आपने यही काम करना है, यही लिखना है। तो जैसे लेट्स से कि कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनको 2 लोगों पे डाउट है, 2 लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, ए एंड बी। पुलिस को शक है कि इन दोनों में से कोई मर्डरर है या इन दोनों में से किसी ने कोई क्राइम किया है। और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको क्राइम सीन से भी एक सैंपल मिला है। तो जहाँ पे आपकी बुक में ये सी लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली द डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रन करके देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। वही जो हमने पीछे सारे 6 स्टेप्स पढ़े हैं वो सारे हमने फॉलो करे। दोनों सस्पेक्ट्स का डीएनए लिया, उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। जो क्राइम सीन से मिला उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा। ये साइड में जो हमने रन किया है, दिस इज़ कॉल्ड मार्कर और स्केल। अगर आपको याद हो, बायोटेक में आपको पढ़ाया था कि जब भी हम जेल रन करते हैं तो उसके साथ में हम मार्कर या स्केल रन करते हैं, जो हमें साइज़ बताता रहता है ताकि हम फ्रैगमेंट्स का जो साइज़ है केबी में वो मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्केल है, ओके। अब हमने क्राइम सीन का डीएनए रन किया और ए और बी पर्सन का डीएनए रन किया। अब हम इसको मैच करके देख रहे हैं। तो देखो जो क्राइम सीन का डीएनए है, अगर आप पैटर्न्स देख रहे हो तो पूरा, स्पेशली रेड और ब्लू देखो, क्योंकि येलो तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी 9 और 8 है, यहाँ पे भी सॉरी 8 और 7 है, ओके। ये 9 नहीं, सॉरी 8 और 7 है येलो वाला, यहाँ पे भी येलो वाला 8 और 7 है। तो येलो से तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, बट इट्स एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम में यहाँ पे गलती है। ये एक्चुअली तीनों सेम होने चाहिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है ऑन द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ओके, सो उसको छोड़ दो। तो आप येलो वाले पार्ट पे फोकस करो, सॉरी रेड वाले पार्ट पे फोकस करो और ब्लू वाले पार्ट को देखो स्पेशली। तो जब आप मैच करके देख रहे हो देन यू आर एबल टू फाइंड कि जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वीएनटीआर ही काउंट कर रहे हैं हम। जो 99.9% सब में कॉमन है वो नहीं हम काउंट करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो जो क्राइम सीन से हमें मिला है, जिसको हम कर रहे हैं पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो सस्पेक्ट बी के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब जो पर्सन बी है वो क्राइम सीन स्पॉट पे गया था एंड देर आर चांसेस दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन माइट बी द क्रिमिनल। सो इस तरीके से हम इसको डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो एक्चुअल डीएनए प्रोफाइल होता है बच्चे, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें तो एनसीईआरटी ने, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको समझाने के लिए सिर्फ 3 क्रोमोसोम्स का ही दिया है, बट जब हम एक्चुअल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हमें 23 के 23 क्रोमोसोम्स लेने होते हैं। और जो एक्चुअल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बनता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, उसको रीड करना, उसको मैच करना अपने आप में बहुत टीडियस एक्टिविटी है। तो यहाँ पे 3 इसलिए दिए हैं ताकि आपके लिए सिंपल रहे, आप उसको ईजिली समझ पाओ। तो इस तरीके से अगर हम मैच करके देख रहे हैं तो हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें लास्टली वी हैव टू डिस्कस इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो, कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एक तो सब एप्लीकेशंस अभी बोर्ड एग्जाम में बहुत आती हैं, बच्चे एक एप्लीकेशन तो बहुत जल्दी लिख देते हैं कि ये क्राइम
डिटेक्शन में या क्रिमिनल एजेंसी यूज़ करती हैं, बट इसका सिर्फ एक ही एप्लीकेशन नहीं है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इसके एप्लीकेशन ये हैं कि अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है, मान लो हमें कोई एनिमल मिला, जैसे कई बार आप न्यूज़ में सुनते भी हो कि साइबेरिया रशिया में आइस के नीचे पूरा एनिमल मैमल कोई मिला है, वुली एलिफेंट या कुछ भी इस टाइप का, तो कोई भी अगर हमें फॉसिल मिल रहा है तो हम उसके अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको भी पूरा स्टडी कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ उसका डीएनए मैच कर रहा है। तो फॉसिल स्टडी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्राइम सीन्स में तो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तो यूज़ कर ही रहे हैं। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल्स में कई बार बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हम पेरेंट्स के साथ उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके मैच करके वी कैन हैंड ओवर द चाइल्ड टू द करेक्ट पेरेंट्स। तो वहाँ पे भी पैटर्निटी अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, पीपल आर सेइंग नो दिस इज़ माय चाइल्ड, तो अगर कोई भी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स है तो उसको भी सेटल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव वेरी यूनिक टेक्निक, और इसको करने के लिए पूरा थारो जिसको बोलते हैं ना एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो करेगा तो हो सकता है वो अपनी रीडिंग्स में एरर कर ले, और आप जो पर्सन इनोसेंट है आप उसको भी पुलिस उसको पूरा नैप कर लेगी, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी डन बाय एन एक्सपर्ट। तो ये जो टेक्निक है, ये इसको यूज़ करके हम दो लोगों में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे ये टेक्निक फेल हो जाती है, वहाँ पे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से दो लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ अ केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 3 में दो टाइप के ट्विंस पढ़े थे, आइडेंटिकल एंड फिटर्नल। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। मोनोजाइगोटिक मीन्स जो सेम जाइगोट से बने हैं, सेम जाइगोट जब डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स देन द ट्विंस आर फॉर्म, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सीता गीता ये जो मूवीज टाइप में दिखाते हैं बिल्कुल 100% कार्बन कॉपी है। तो ऐसे लोगों का डीएनए भी 100% सेम होता है बिकॉज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम जाइगोट। अब उन दोनों का लेके अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे तो आप उनको उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ दी ओनली सिनेरियो जहाँ पे ये टेक्निक फेल हो जाती है। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में वी कैन नॉट यूज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज डीएनए इज़ 100% सेम। बाकी कोई भी दो लोग अगर आप ले रहे हो तो आप इजीली उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस। अब इसके की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसे एग्ज़ाम में लर्न कैसे करना है। एक तो सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए वाला अच्छे से आप लर्न कर लेना। फिर इसके बाद इसमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो मेंशन है, आई थिंक पेज 122 पे, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। स्टेप्स इसके बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। डायग्राम ये वाला आपको एकदम लर्न होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि कहाँ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्टली आपने इसके 3 एप्लीकेशंस लर्न करने हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आपने इसमें सबसे पहले पूरा रीड करना है अबाउट रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लर्न करनी है कि अगर एलील फ्रीक्वेंसी 0.001 से ज़्यादा है तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कंसीडर कर रहे हैं। एलेक जैफरी का नेम एक बार माइंड में रखना बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स पढ़ लेना अच्छे से, 6 स्टेप्स हैं, ईजी हैं, लर्न हो जाएंगे। डायग्राम एक बार थोड़ा सा माइंड में रखना है, और 3 एप्लीकेशंस, मिनिमम 3 एप्लीकेशंस यू हैव टू डू। तो आई थिंक इतना आप कर लोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एंड आई विल बी गिविंग यू वन वीडियो ऑल्सो, जो मैं भी आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देती हूँ। तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, वीडियो देख लो, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।